नमस्कार साथियों और उपस्थित सभासदों। जैसा आप सभी को विदित है कि मैं प्रत्येक माह की 22 तारीख को किसी न किसी गांव में फिजिकली उपस्थित होकर के और वहां अपनी बात को रखता हूं। आज मैं लोहारकल गांव है नवलगढ़ के 25 से 1 किलोमीटर दूर, उस गांव में धर्मशाला में उपस्थित हूं और यहाँ एक किसान सम्मेलन है, जय किसान आंदोलन का जो एक ये है किसानों का संगठन, उसका सम्मेलन है। उसमें मैं भी आमंत्रित हूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गया। समय सीमा के अंदर नेता लेट आते हैं करते हैं, लेकिन मैं अपने टाइम के हिसाब से सही 11 बजे से मेरी कार्रवाई मेरी शुरू कर देता हूँ और करीब 22 मिनट 30 मिनट के बीच में अपनी बात को रखता हूँ। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि फिजिकली कहीं भी आप उपस्थित होते हैं तो आँख से आँख मिलती है, नज़र मिलती है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी जगह अलग है। तो लोगों ने मुझे कहा कि आप वर्चुअल मीटिंगें तो कर रहे हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बाहर निकल कर गाँवों के बीच में भी जाएं। गाँवों में हम मुख्य रूप से बात ले गए थे सामाजिक सहकार के तहत में कि हम पहले जीना सीख लें, जीने की कवायद कर लें, फिर बाद में अपने हकों की बात करें। हमें जीना भी नहीं आता और हमारे सस्टेनेबली हमारे जो बच्चे हैं या पोते हैं उनके लिए हम क्या कर पाएंगे, ये भी हम चिंतन नहीं कर पाते हैं। इन सारी परिस्थितियों को देख करके मुझे आज के अंदर मैंने ये सोचा कि भाई अब किसानों का सम्मेलन है तो किसान की बात करें। किसान की बात वहीं अटक जाती है मेरे लिए, विशेष तौर से कि किसान की जो परिभाषा गढ़ी गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गढ़ी गई। स्वामीनाथन जी ने भी यही परिभाषा दी और भारत सरकार ने भी उसकी नकल की, आगे से आगे नकल चलती रही कि हु इज़ द फार्मर, फार्मर कौन होगा। परिभाषा में मोटा मोटा ये था कि खेती करने वाले लोग पशुपालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, मछली पालन और इवन आर्टिजन का मतलब होता है जो कशीदाकारी और ये जो छोटे मोटे जो करते हैं बुनकर वगैरह, वो भी किसान की श्रेणी में आएंगे। इतनी बड़ी परिभाषा में सरकार ने परिभाषा तो गढ़ दी, लेकिन कैटेगराइजेशन उसमें नहीं किया। तो आज हम चाहते हैं कि इसका एक कैटेगराइजेशन हो और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आखिर मैं जो बात कह रहा हूँ उसमें कितनी बात में दम है या इसको नहीं कहना चाहिए था। क्योंकि हम यदि किसान को, लोग मुझे कहते हैं साहब किसान को ऐसे वर्गों में बांट दोगे तो फिर मामला नहीं होगा। वर्ग में इसलिए बांटना ज़रूरी हो जाता है कि एक वनरेबल ग्रुप है नीचे ही नीचे, उस तक बात तब पहुंचती है कि जब हम उसमें कोई नई परिभाषा करें या नई कैटेगरी खड़ी करें। अब मुद्दा यह है कि इतनी बड़ी परिभाषा में एक आर्टिजन जो 1 फीट बाई 1 फीट का कोई कपड़ा लेगा और उस पर तोते का चित्र बना देगा और आर्टिजन का सर्टिफिकेट ले आएगा, वो भी किसान। तो किसानों के फायदे की बात या किसानों के डॉक्यूमेंट की बात जब आई तो ये एक डॉक्यूमेंट आया था हमारे पास में कि इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट था। उस डॉक्यूमेंट को हम भी लेकर के चले, कई गाँवों में गए, कई जगह कहा यूनाइटेड नेशन UN ड्रॉप के नाम से। यूनाइटेड नेशन, UN का मतलब, D का मतलब डिक्लेरेशन और DRO तो राइट ऑफ पीसेंट, P का मतलब पीसेंट है, यानी किसानों के अधिकार का चार्टर था। उसको हमने लेकर के चले, उसके ऊपर एक चार्टर तैयार हो रहा है। उस तैयार में सबसे पहली जो बात थी उसके अंदर ही हमारी गाड़ी फंस गई थी कि किसान कौन हो। तो हमने जो प्रस्ताव लिखा है वो मैं आपको थोड़ा पढ़ लूँ ताकि ठीक रहे आपके बीच में, क्योंकि बात करने में भी आनंद आएगा। हम भारत के लोग, ये मैंने खुद ने अपने बनाया चार्टर के रूप में, हम भारत के लोग प्रस्तावित उद्घोषित व अंगीकृत किसान व खेतीहर कामगार कमेरा के प्रयोजनार्थ वे सर्वहिताय अधिकार पत्र चार्टर प्रस्तुत करते हैं तथा किसान व कमेरा को श्रेणीकृत रूप में प्रस्तावित करते हैं। हमने श्रेणियाँ बनाई। प्रथम श्रेणी में किसान स्वयं खेत में मेहनत कर कृषि उत्पाद करता है। कृषि उत्पाद में सब आ जाते हैं, मछली वगैरह से खुद करता हो। तो प्रथम श्रेणी किसान को प्राथमिकता में सर्वोच्च स्थान पर माना जाएगा तथा उक्त किसानों को चार्टर में उद्घोषित अधिकार दिलाने की गारंटी दी जाएगी। अब जैसे MSP की गारंटी कहे तो किसको कहे, कनाडा में बैठे किसान को वहाँ करे तो वो गारंटी क्यों दें हम, में गारंटी देगा। और यदि उक्त प्रथम श्रेणी किसान के प्रस्तावित अधिकारों की पालना नहीं होने पर
राज्य संबंधित को विधायी प्रावधान अंतर्गत सजा नियत करेगा जो अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों के अंतर्गत होगी। यानी पहले नंबर का किसान जो खुद काम करता है, इससे क्या होगा कि उनके बच्चे भी खेती करना शुरू करेंगे और खेती को उनको गारंटी दी जाएगी कि भाई तुम्हारा कोई भी दुख दर्द होगा वो सरकार सहन करेगी। तुम्हें अपना खेत में जाना है, काम करना है, तुम्हें गवर्नमेंट मशीनरी की तरह, ब्यूरोक्रेट की तरह एक पार्ट हो, ये पार्ट तुम्हारा ही है और तुम्हें सजाना, संवारना, उपभोक्ता को पालना। ये प्रथम श्रेणी हमने ली थी। दूसरी श्रेणी हमने ली थी कि इस श्रेणी में प्रस्तावित किसान खेतिहर मजदूर के साथ में अटैचमेंट है, वो खुद कर रहा है, या खेतिहर मजदूर के साथ मिलकर अन्न या कृषि उत्पाद उपजा कर आम उपभोक्ता का पेट भरण में भूमिका निभाता, इस श्रेणी में आएगा। द्वितीय श्रेणीगत किसान हेतु दूसरे वाले के लिए क्या करना होगा सरकार को? हेतु प्रस्तावित अधिकार में ये जो राइट्स दिए गए इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट में, सभी संबंधित किसानों, उस किसान को और खेतिहर कामगारों को यथा अधिकार गारंटी के कानून बनाकर उनको यथा सहयोग अनुसार सरकारी सहयोग देने का प्रावधान करेगा। उनका तो जीना करना सब कुछ खर्चा उस पहले नंबर वाले का तो सरकार उठाए, दूसरे नंबर वाले को सब्सिडी वगैरह जो कुछ भी देनी है, आपको लगे कि उनके कोई बीमा के पैसे जमा नहीं होंगे, उनके कुछ भी नहीं देना होगा, उसको सिर्फ काम करना होगा, उसको मंथली फिक्स है उसको जो भी खेती हुई उसकी उपज का जो भी है वो देना होगा उसको। उस आदमी का तो एक कैडर ही अलग होगा जो फ्रंट फुट पे लड़ेगा, सेना में सबसे आगे लड़ने वाला किसान जो है पहले नंबर वाला वो होगा। तो उसके लिए सरकार सजा के उसको नहीं करेगा तो सजा होगी, इसमें सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन जो आज चल रहा अभी है, सब्सिडी दे रही है सरकार, योजनाएं बना रही है, वो बना रही है, तो ये दूसरे नंबर का किसान हुआ। पहले नंबर के किसान को हम अलग कर रहे हैं, दूसरे नंबर के किसान को। तीसरे नंबर का किसान जो है वो है कि इस श्रेणी में वर्गीकृत किसान, इस श्रेणी में कौन सा आएगा? स्वयं का खेत होगा, उसका संसाधन उसके खुद के होंगे और निवेश के द्वारा स्वयं के अन्यथा प्राथमिक कृषि उत्पाद पैदा करने के बाद, पहला जो प्राइमरी प्रोड्यूस है, जैसे गेहूँ निकाले आपने या आलू निकाले आपने के बाद मूल्य वर्गीकरण में अपने आप को प्रस्तावित करता है। वो आदमी खुद पैदा करेगा, पैदा करने के बाद में उसमें वैल्यू ऐड करता है, पैकेजिंग करता है, वैल्यू ऐड करता है या कोई ऐसी बात करता है, तो उस किसान को अंतिम उत्पाद क्या जो भी एमआरपी है, जैसे आपने आलू चिप्स बनाई तो एमआरपी बन गई, एमआरपी में लिखा जाता है आलू इतने का, साल्ट इतने का, तेल भूनने का इतना, ये सब ऊपर एमआरपी की जो निकलती है, तो हवा में तो निकलती नहीं कि इतने रुपए दे दो। तो उसके अंदर किसान का जो प्रोड्यूस है, प्रोडक्ट है, उसने जो पैदा किया प्राइमरी, उसका उसको डायरेक्ट उसको जो नफा हो उसको एमआरपी में, तो उसको भी परसेंटेज के हिसाब से मिल जाए, दे दे उसको। इसके अंदर उसका उत्पाद भी होगा, फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का। थर्ड वाला आदमी जो है वो थोड़ा पैसे वाला है या कुछ ऐसे हैं, या इनको ये दलाल के दो या कुछ भी के दो, या इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग वाले लोग हैं, ये कोलिब्रेशन बढ़ा करके यदि उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, आपका प्राइमरी प्रोड्यूस है, खेत में पैदा किया, उसमें आपने वैल्यू ऐड की, कोई चीज़ नमक मिर्ची कुछ डाल के कुछ आपने प्रोडक्शन किया, तो जो एमआरपी यदि उसकी है तो उस एमआरपी के अंदर उसकी परसेंटेज फिक्स होनी चाहिए। अब कई लोगों ने, मैंने मीटिंगें ली थी, वहाँ बागपत की तरफ गया तो साहब ऐसा कैसे संभव होगा, आलू की चिप्स बनाई, पैकेट में डाल दी, उसके तो बिक ही नहीं रही है, जिस व्यापारी ने या जिसने इनके साथ इसका प्रोडक्ट लिया बिक नहीं रही है, तो कोई बात नहीं भाई, मिनिमम सपोर्ट दे दो उसको, प्राइस दे दो उसकी मिनिमम, तो नफा दे दो। फिर बाद में तुमने इससे माल छीन लिया, छीन लेने के बाद में इंडस्ट्री में वैल्यू ऐड कर ली, लोन सरकार से लिया वो भी हमारा ही था, जब वैल्यू ऐड कर दी तो उसकी एमआरपी हुई, एमआरपी में हमारा हिस्सा कैसे सुनिश्चित हो, ये तीसरे नंबर की बात है। तीसरे नंबर वाले किसान के साथ में वो भी आएगी, उनके गारंटी वारंटी, अब वो माल देगा वहाँ उसकी गारंटी सजा हो गई पहले का, दूसरे वाले को सब्सिडी हो गई, तीसरे वाले को एमआरपी में एंट्री हो गई। तो ये चीज़ यदि आ गई तो ये सारी स्थिति जो है वो आ गई, तो ये तीसरे नंबर वाले को एमआरपी में हिस्सा निर्धारित में हक प्राप्त करेगा तथा राज्य अधिकारियों की रक्षा हेतु विधायी प्रावधान करेगा। प्रथम श्रेणी में वर्गीकृत किसान भी इसका हिस्सा बन सकेंगे।
अब चौथी श्रेणी का जो किसान है वो है आदिवासी। उसके पास न तो खेत है न उसके पास संसाधन है, वो जंगल में घूम रहा है, उसको हमने किसान माना है। उस किसान को भी इसी लाइन ऑफ एक्शन पे अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हैं उसके हिसाब से उसको बेदखल किया जाए, शेड्यूल 6 और 5 में उसको पट्टे दिए जाए, और जो भी खनिज वगैरह निकल रहे कर रहे हैं तो उसको उस तरीके से उसी 3 जो कैटेगरी हमने बनाई है उसी लाइन ऑफ एक्शन पे उसको लिया जाए। अब मुद्दा ये बनता है कि भाई आखिर ये चीज़ जो है बन रही है, ये सारा कुछ ढांचा खड़ा हुआ है, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं कि भाई किसानों की ऐसे कैटेगरी बांट दी जाए, इसमें आप लोगों के सुझाव भी आए। मैं फेसबुक पे भी अपलोड करूंगा इस वीडियो को, और यूट्यूब और ट्विटर और जो भी एक्स है उस पर भी अपनी बात को रखेंगे। अब ये है कि भाई ये किसानों की कैटेगरी यदि हम करते हैं तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। जैसे जिसके नाम खेत है और खुद काम कर रहा है, नंबर 1 है उसको कि उसको जो है आपने फुल फैसिलिटी, उसकी बच्चों की पढ़ाने की गारंटी, उसके मकान की गारंटी, ये जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है उसमें है। राइट टू सीड, एक्सेस टू सीड, एक्सेस टू बैंक, एक्सेस टू वाटर, एक्सेस टू लैंड, एक्सेस टू, ये सब एक्सेस दे रखी है उसमें, उस डॉक्यूमेंट में। तो उस डॉक्यूमेंट में मैंने कहा भाई इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा इसको तो एक को तो दे ही दो, उसमें अपने को कहाँ प्रॉब्लम है। यदि आपने एक आदमी को जो पूरा जीवन इसी पे समर्पित करके बैठा है, कोई साइड जॉब नहीं है उसके पास में, किसी प्रकार का कुछ नहीं, उसने पैदा किया, पैदा करने के बाद में उसको जो भी है उसको MRP के साथ उसने माल दिया, MSP के भाव से दे दिया, जो भी सरकार नियुक्त करे, एक बार उसको हेल्प मिल गई। उसके बाद में जब MSP पे आपने आलू दे दिए, अब उसने चिप्स बनाई, वो सारा किया, तो वो बैंक से लोन लिया या कुछ भी किया या उसने जो कुछ भी किया उसका जुट जाए और हमारा भी जुट जाए। नफ़ा उसको भी चाहिए, नफ़ा मुझे भी चाहिए, तो उसका तो नफ़ा भारी है। वो थोड़ा सा यदि हलचल करके पैसे लेके कर गया उसको तो, और हमारे को तो आलू छीनने के बाद में गए, हम तो चिप्स की पुड़िया की तरफ ही नहीं देख सकते। तो MRP में किसान का हिस्सा कैसे हो, जो भी माल किसान की खेत से या मछली से या किसी से भी किसान का जो फार्म का प्रोड्यूस है, जो भी माल पैदा हुआ, यदि उसको हम यदि करें तो मैं सोचता हूँ कि MRP के साथ जोड़ दो तो MSP नहीं जोड़ना, WTO के समझौते हैं आपके या जो कुछ भी आपके पास है वो आप अपने स्तर पे करते रहो। अब मुद्दा ये बनता है कि क्या MRP में किसान की एंट्री, क्योंकि ये मैंने क्यों लिया, मैं संसद में एक कार्यक्रम सुन रहा था, उस कार्यक्रम के अंदर एक बात आई थी, बॉम्बे ने, महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे के पास की जो ज़मीन थी उसके अंदर 50-50, 40-40 मंजिल के मकान बनाना चाह रहे थे, तो किसानों की ज़मीन चाहिए। किसानों ने कहा भाई तुम ज़मीन ले लो हमारी, इस पे टावर बना दो, एक बार मेरे खाने पीने का जुगाड़ और मिनिमम मुझे दे दो इस ज़मीन के, उसके बाद में ये टावर बिकेंगे ना, उसमें मेरे भी हिस्सेदारी हो जाएगी। सीमेंट की फैक्ट्री लगी और बाद में भाव बढ़े, तो मैंने चीज़ दे दी खेती एक बार, तो उसके बाद में मुझे वापस उधर देखना ही नहीं पड़े, ये कैसे संभव हो। जब मेरे कारण से तुम्हारे को नफ़ा हुआ, फैक्ट्री लगाई, इंडस्ट्री लगाई या टावर बनाया, मकान बनाया, तुम्हारे मकान बिके, तो रुपये की वैल्यूशन भी घटी तो मैं तो घटता गया और तुम बढ़ते गए। तो ये व्यवस्था जब तक नहीं हो पाएगी तब तक ये क्या है कि कोई ढांचा सुधर नहीं पाएगा। MRP जहाँ भी है, या आपने भवन बनाया उसके ऊपर 10-20 मंजिला और वो टावर बिके, और आज का टेक्नोलॉजी का युग है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इतनी बड़ी बैंकों के रुपयों का जब आपको UPI से इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो हो जाएंगे ट्रांसफ़र, कहाँ दिक्कत आएगी इसमें, कोई दिक्कत आने की मुझे तो कोई गुंजाइश नहीं लगती कि कोई दिक्कत आएगी। यदि आप इन सब चीज़ों को लेंगे तो मुझे लगता है कि एक आदमी को यूँ लगेगा कि मेरी ज़मीन, मेरे बाप दादों ने, मेरी पीढ़ियों ने इसको सजा के संवार के खेती योग्य बनाया, उस ज़मीन को इंडस्ट्री ने मेरे से लिया, उसमें वैल्यू ऐड की, उसमें कोई चीज़ बनाई, बिल्डिंग बनाई या कुछ भी बनाई, उसको तो नफ़ा बहुत भारी हो रहा है, उसको तो MRP मिल रही है और मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मेरे को तो एक मुश्त मिला और आउट हो गया, तो मेरा तो रुपया घटता गया। 100 रुपये की वैल्यू 50 साल बाद में 10 रुपये हो जाती है।
उसके 100 रुपये की वैल्यू 10,000 हो जाती है। तो ये जब तक हम आर्थिक तंत्र से नहीं जोड़ते हैं किसान की कोई चीज़ को, अब आप ये कह सकते हो कि साहब धरती तो सबकी साझा है, तो ठीक है, धरती साझा भी रख लीजिए, खनिज निकल रहे हैं इसमें भी हमें साझा रख लीजिए, वहाँ सरकार क्यों टांग अड़ा रही है? सोना निकाल के अपनी जेब में, चांदी निकाल के अपनी जेब में, खुदाई ठेके के लिए दे आपने किसी को दे दी, तो वो भी तो किसान वो खोद रहा है ना, आदिवासी उस पे तार आप खोद रहे हो। तो प्रकृति के जितने संसाधन हैं उसमें प्रत्येक आदमी का हिस्सा हो और वो एमआरपी ओरिएंटेड हिस्सा हो, क्या प्रॉब्लम है उसको? कोई दिक्कत थोड़ा ही है उसमें, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आप लोग भी अपनी व्यू पॉइंट दीजिए कि मैंने ये चार्टर बनाना शुरू किया है, इसमें काफ़ी टाइम हो गया मुझे बनाते हुए, लेकिन लोगों के व्यू आए कि भाई किसान को हम यदि इन भागों में बांटें, 3 कैटेगरी है, चौथी तो आदिवासियों की है, तो उनके भी 3 हो सकती है कि उनके तो क्या एक ही है, उनका तो एक ही कैटेगरी, चौथी मान लें अपने। लेकिन एमआरपी में किसान को या जो नफ़ा हो रहा है हमारी ज़मीन के कारण से किसी को भी, चाहे उसने इंडस्ट्री लगाई वो लगाई या किसी ने जैसे पेट्रोल पंप लगाया, कल को 20,000 की ज़मीन ली, वो आज 2 लाख के भाव हो गए, तो उसमें उसको नफ़ा मिले, क्यों पेट्रोल पंप में हिस्सा मिल जाए, उसको भी उसकी परसेंटेज जुड़ जाए। ऐसी कानून बनना चाहिए, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सारे खुश हो। भाई तुम्हें भी मिले, तुम फलो फूलो जो भी हो, तुम्हारे अंदर टेक्नोलॉजी है, तुम इसके वैल्यू ऐड कर सकते हो, पैकेजिंग कर सकते हो, नॉलेज है तुम्हारे पास, मेरे पास मेहनत है, मैंने मेहनत की, अब ज़मीन मेरी थी, बुद्धि तुम्हारी थी और पैसा सरकार का था, तीनों मिले तो अपना अपना बंट बांट लो। अब बांटने के अंदर हमारी ज़रूर लड़ाई हो सकती है वो कि भाई नहीं देख मेरे को यहाँ पे मेरे ब्याज लग रहा है, वो जोड़ दो, मेरे को तो सिर्फ पेट पालने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाए एक बार। अब ये एमएसपी स्वामीनाथन की नहीं मिल के C2+F2 नहीं मिले, लेकिन यदि ये नहीं मिल जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए। तो ये सारी स्थितियाँ यदि होती है तो हम सोचते हैं कि ये काम हमारा हो सकता है। अब यदि आप किसी आर्टिजन को भी किसान मान रहे हो, वो धागा लेकर के वो बना रहा है कुछ ऐसे, वो एंड्रॉयड वगैरह ऐसे बन रहे हैं, तो उसके लिए तो भाई सोचना पड़ेगा, उसकी मेहनत को आप कैसे रिकॉग्नाइज करो, क्योंकि उसने बनाया, आपने मार्केट में दिया, एक्सपोर्ट किया, तो वो तो लाखों कमा रहे हैं, उससे वो माल छीन लिया। हमें उसकी मेहनत को देखना पड़ेगा। तो यदि आप ये मानते हो कि उनको भी शामिल, मछली पालन वाले, भेड़ पालन वाले, भेड़ पालन में भी आपको लगा कि भाई इसकी ऊन है क्या है किस तरह से, तो सभी लोग उसमें मिलके एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बन सकती है जिसके अंदर हम जिंदा रह सकते हैं। उसका कारण भी है कि अर्थ ओवरशूट है, कहते हैं 1.7 टाइम पृथ्वी चाहिए आज की मानव को, 1.7 यानी 2.25 पृथ्वी चाहिए, और 2.25 पृथ्वी है नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है, 2.25 पृथ्वी है नहीं। तो जो संसाधन है उन संसाधनों को हम कैसे मिल बांट के एक दूसरे के लिए दे दें, तो क्रांति नहीं होगी, हड़तालें नहीं होगी, लफड़े नहीं होगा, वरना एक प्रॉब्लम आएगी। ये आपको मानना ही पड़ेगा। एक आपको ऐसी समस्या खड़ी होगी कि एक दिन ये सभ्यता, जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो हमेशा हड़ताल की तरफ बढ़ेंगे, जो ऐसे लूट खसोट वाले हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। कॉरपोरेट के माइंडसेट से नहीं, कोऑपरेटिव के माइंडसेट से यदि हम जिएं, और कोऑपरेटिव भी कौन से, कि जनता का कोऑपरेटिव, सरकारी कोऑपरेटिव नहीं, जो ये बन रही है अभी कानून बन रहे हैं सरकार के, वो नहीं। इन सारी परिस्थितियों को यदि आप लेते हैं तो मैं सोचता हूँ कि एक नए युग की होगी। हर 22 तारीख को हम आपके बीच में आते हैं, और आज का कुछ विशेष ये है कि चारों ओर पहाड़ियाँ हैं, नेटवर्क बिल्कुल जीरो है, तो मैंने टाइम के हिसाब से 22 मिनट का मेरा लेक्चर, मैंने कहा इस पर आज बात रखनी थी मुझे, और वहाँ का जो है वो और आएगा एक वीडियो, यदि मुझे वहाँ बोलना पड़ा या कोई बात कहनी पड़ी तो वहाँ अलग बात होगी, वहाँ के लोगों के लिए बात होगी, वो जो लोग वहाँ पे उपस्थित सभासद होंगे उनके बीच में होगी। अभी हम 5-10 मित्र मंडली अलग से बैठ के एक रिकॉर्डिंग के तौर पे वीडियो बना रहे हैं और आपके बीच में मैं करूँगा। तो आज 22 तारीख को हो सकता हो 2 वीडियो आएँ, नहीं हो तो मेरा तो चूँकि मिशन है, इसलिए आज का वीडियो आपको ये समर्पित है। किसान की कैटेगरी कैसे बने, एमआरपी में किसान का हिस्सा किस तरह से सुनिश्चित हो,
किसान का मतलब सारे आदिवासी से लेकर के जो भी इस पृथ्वी से जो चीज़ें प्राप्त हो, चाहे वो खुदाई से ही हो रही हो, माइनिंग इज आल्सो ए पार्ट ऑफ दैट, यदि मछलियाँ निकाल के भी कर रहे हो आप कहीं भी। इसलिए ऐसे मनुष्य के साथ में आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों कि आपने जो ढांचा खड़ा किया वो हमारे से पैसे लेकर के लोन के सिस्टम से खड़ा किया, और जब लोन के सिस्टम से खड़ा किया है तो पैसे तो हमारे थे टैक्स के, तो आपको उस लाइन पे बढ़ना ही पड़ेगा। ये सारी परिस्थितियाँ मानव सभ्यता सोचे, किस तरीके से सोचे। एक तरीका जैसे कम्युनिस्ट विचारधारा ने सिर्फ यही कहा कि एक पूंज उधर होगा और हम उससे लड़ेंगे। हम ये कह रहे हैं लड़ेंगे नहीं, उधर भी एक आदमी होगा लेकिन उसके हिस्से में हमें हिस्सा देगा वो। कम्युनिस्टों ने यही है कि भाई हमारा हक दो, वो दो, लेकिन हक वो हम रेगुलाइज नहीं कर पाए, हक को हम उस लाइन पे नहीं ले पाए कि मेरा हक कितना है। तो हम बैठ करके ये भी तय करें कि मेरे गन्ने के पैदा करने से मैंने पैदा किया, कौन कौन सी चीज़ें बनी, कहाँ कहाँ गई, कैसे कैसे हुआ, उसका सिस्टम क्या रहा और मुझे क्या मिला। क्योंकि दूध के भी 80 प्रोडक्ट बन रहे हैं, गन्ने के भी करीब 20-40 प्रोडक्ट बनते हैं इधर उधर। इन सारी परिस्थितियों के ऊपर रिसोर्स जो भी है उसका समावेशी बंटवारा हो सबके बराबर, वरना ये बड़ी प्रॉब्लम होगी हमें और बड़ी समस्या खड़ी होगी। तो आज अगले महीने की 22 तारीख को फिर हम किसी चिंतन को लेकर खड़े होंगे। इस चिंतन के ऊपर आप आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक बात जाए। हो सकता है ये बात किसी को पचे नहीं, कैसा अव्यवहारिक ज्ञान है या इस ज्ञान का पॉसिबल नहीं है। ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन जैसे आपके नोट दुनिया में चल सकते हैं, तो ये व्यवस्था खड़ी हो सकती है ताकि ये ट्रेड वार भी रुक जाए, ट्रंप की दुकानदारी भी हट जाए और हमें भी कुछ करने का मौका मिल जाए। ये जो भी चाइना मार्केट में आपको खा रहा है या इस तरह से कर रहा है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ में धन्यवाद। अब मैं उस मीटिंग में जाऊंगा, आप सभी को आगे से आगे शेयर कर